नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। चर्चा 2024 के चुनावी महादंगल के मद्देनजर बन रही गठबंधन की तस्वीर की तो साफ हो गया है कि मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया होगा। एनडीए मतलब पुराना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला या बीजेपी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा जो नया गठबंधन है वो यूपीए का नया वर्जन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इन दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला होगा। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए ने 38 छोटे बड़े दलों को अपने साथ खड़ा कर लिया है। क्या नरेंद्र मोदी इंडिया को हरा देंगे या फिर इंडिया नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा? क्या स्थिति है दलवार, वो आपको पूरे 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। पहले एक छोटी सी अपील है, वीडियो या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको बखूबी मालूम है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। हालांकि कहने के लिए एनडीए, लेकिन दरअसल मोदी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी का एक तरफा बहुमत है। 303 सीट बीजेपी ने 2019 के चुनावों में हासिल की थी। जो दूसरा गठबंधन है वो यूपी है। 2004 से 2014 के बीच तक 10 साल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उसकी सरकार रही थी और उसके बाद अब मोदी और अमित शाह का युग है और लगातार 2 चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन क्या 2024 में भी इतनी आसानी से बीजेपी या प्रचंड बहुमत से हासिल कर लेगी, या उसको बाकोर मिल जाएगा, या फिर मुकाबला मुश्किल होगा? तो जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है विपक्षी एकता के बाद, उससे साफ है कि बिल्कुल वॉक ओवर नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को मिलने नहीं जा रहा है। विपक्ष को 2 लगातार चुनावी हार के बाद लोकसभा चुनावों में एकता की जरूरत पड़ी और वो परवान चढ़ गई है। 26 दल एक साथ एकजुट हो गए हैं और तय हुए हैं कि हम मिलकर एक उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने या उनकी पार्टी बीजेपी के सामने 2024 में उतारेंगे। और दूसरी तरफ एनडीए की आप जानते हैं कि मेजर प्रोपोर्शन बीजेपी है और जो छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल किया है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो सीधे तौर पर एनडीए के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका चेहरा है और बड़ा चेहरा है। उनकी लोकप्रियता के बारे में कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनावी हार हुई है, बावजूद उसके वो एक राष्ट्रीय राजनीति का, भारत की राजनीति का डोमिनेटिंग फेस हैं। इसमें कहीं कोई दो राय या किसी को सको सुबह होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या इससे काम चल पाएगा? शायद नहीं चल पाएगा। अगर चल पाता तो शायद एनडीए को नए सिरे से अचानक मजबूत करने की या उसका कुनबा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एनडीए में मोटे तौर पे जो तस्वीर नजर आ रही है वो पूर्वोत्तर को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। जो पूर्वोत्तर छोटे छोटे राज्य हैं तो लिहाजा छोटे छोटे दल है, लेकिन उन राज्यों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण दल हैं। तो मोटे तौर पर जो सत्तारूढ़ जितने भी दल हैं वहां के जो पार्टियां हैं वो एनडीए के साथ साफ तौर पर नजर आ रही हैं। उसके अलावा अगर महत्वाकांक्षी दलों की या दलों की टूट-फूट की बात करें तो बिहार में रामविलास पासवान की जो 2 पार्टी के घर में जो लड़ाई है, उसके दोनों टुकड़े या दोनों उनके जो गुट हैं वो एनडीए में आ गए हैं, चाचा भतीजे, यानी पशुपति पासवान और उसके अलावा चिराग पासवान। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो पहले शिवसेना तोड़ी गई थी कथित तौर पर, उसके बाद एनसीपी तोड़ी गई थी और दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के जो गुट हैं उनमें एक नाथ शिंदे हैं जो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं। वो दोनों की पार्टियां, दोनों के समूह फिलहाल इस एनडीए में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके इतर जो 2 बड़ी पार्टियां हैं या जिन्होंने सरकार चलाई है उसमें तमिलनाडु की बात करनी चाहिए। जो एआईडीएमके ऑल इंडिया जो अंडर द पार्टी है वो इस गठबंधन का हिस्सा है, जो जयललिता जिस पार्टी की कभी सर्वे हुआ करती थी। और उसके अलावा असम गण परिषद जिसकी 2 बार असम में सरकार रही है। और इसके अलावा जेजेपी मतलब हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जो देवीलाल के परिवार की पार्टी है, जो उनके पोते पड़पोते कह सकते हैं, वो गठबंधन सरकार में जो खट्टर सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये बड़ी पार्टियां हैं या बड़े नाम हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो कि ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा है वो फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। और उनके पिछली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन था और उनके अपने तकरीबन आधा दर्जन विधायक हैं और पूरब की राजनीति में उनका एक अपना असर है। तो वो इस बार एनडीए के साथ आ गए हैं, दल बदलू रहे हैं और पुराने अवसरवादी रहे हैं। तो अलावा बिहार की बात करें तो रामविलास पासवान के जो परिवार के जो दोनों गुट हैं वो एनडीए में आ गए। उसके अलावा कुशवाहा जो कि पहले जेडीयू में हुआ करते थे और जीतन राम मांझी जो महागठबंधन में हुआ करते, पूर्व मुख्यमंत्री में कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार के बहुत खास हुआ करते थे। और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है, कोई उसका अभी फिलहाल एमएलए वाले नहीं है, तो वो भी इस गठबंधन के अंदर आ गए हैं।
जिसे देखकर लगता यह है कि बीजेपी ने छोटे छोटा जो दल है, छोटा छोटा वोट है, उसको साधने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ा वोट या मेजोरिटी का वोट है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे से या उनके तिलिस्म से उनको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जहां वोट का बिखराव है या जहां पे नुकसान है, उसको छोटे छोटे दलों से या उनको साधने के बाद उसकी कैसे क्षतिपूर्ति की जा रही है, इसकी कसरत की गई है। तो लबोलुबाव इस पूरी कहानी का यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अमित शाह की रणनीति जिसके लिए वो कथित तौर पर प्रसिद्ध है, और उसके अलावा आरएसएस का संगठन है, बीजेपी का अपना संगठन है, वो उनकी तैयारी। लेकिन वोट का बिखराव जो होता है या विपक्ष का जो वोट जो इंडिया के साथ नहीं है या कांग्रेस के साथ नहीं है या अन्य दलों के साथ नहीं है, उसको साधने की पूरी कोशिश की गई है। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस फील गुड कराने का एहसास दिलाता है, लेकिन वही दिखाता है जिससे उसका पोस्टरिंग अच्छी हो जाए। तो सीधे तौर पर यह पोस्टरिंग है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम 38 दलों के नेताओं का फोटो सेशन हुआ था, और वो गठबंधन में कुछ नए लोग आए थे, कुछ पुराने थे। लेकिन यह भी एक सवाल इसके बीच में है कि जिन लोगों को कुछ लोग को बुलाया था जो एनडीए के पुराने गठबंधन के भागीदार रहे हैं, ये भी मसलन आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, और दूसरा पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल, जिनके नाम की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए में हिस्सा बन जाएंगे। और इसके पहले चूंकि वो रह चुके हैं, अटल बिहारी के वाजपेयी के दौर में तेलुगु देशम पार्टी एनडीए की हिस्सेदार थी, और उसके अलावा शिरोमणि अकाली दल वो तो बल्कि एनडीए का जो था संस्थापक सदस्य भी रहा है, और अलग अलग कारणों की वजह से वो उनसे छिटक गए। चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, वो एनडीए की हार के बाद चले गए थे। और उसके अलावा अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो किसान आंदोलन के बाद उन्होंने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया था। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का एक छोटा सा गुट उनके साथ ढिंडसा वाला वो इस एनडीए में शामिल हुआ है, लेकिन जो बड़ा स्टेक है वो शिरोमणि अकाली दल का है। तो ये भी सवाल खड़े होता है कि क्या उनको मनाने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है, या वजह कुछ और है, या तोल मोल के वो भी अपना हिसाब अपना खाता खोलकर देख रहे हैं कि उनके साथ जाने में नुकसान होगा या फायदा होगा। इसके इतर कुछ एक दल ऐसे हैं, मसलन उड़ीसा में सत्ताधारी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, जो कि मोदी सरकार के तमाम जो संसदीय जो काम जो बिजनेस है यानी बिल या अध्यादेश जो संसद में पास किए जाते हैं उनमें वो उनका साथ देते रहे हैं, और एक पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अभी फिलहाल सीधे तौर पर बीजेपी के साथ नहीं आए हैं। और अटकलें कर्नाटक के जेडीएस है, जनता दल सेक्युलर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से जुड़ा हुआ दल है, उसके इसमें शामिल होने की स्थिति वो भी फिलहाल अभी स्थिति बनी नहीं है। इसके अलावा मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी फिलहाल दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि कथित तौर पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए एक तरह से बैक हैंड से बैटिंग करती हैं, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस पर तो हमलावर रहती हैं या अन्य पार्टियों पर हमलावर रहती हैं, लेकिन जहां मोदी सरकार की जो कथित असफलताएं हैं उन पर वो हमेशा शांत रहती हैं या इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन फिलहाल उन्होंने दोनों से दूरी बनाई है, बीजेपी वाले गठबंधन में गई नहीं है और दूसरे से उन्होंने दूरी बना रखी है। मतलब ये न भी इधर है न उधर है, लेकिन पर्दे के पीछे किधर है वो सब जानते हैं। कुल मिलाकर यह है कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें गठबंधनों का एक बहुत बड़ा रोल होगा। कागजी हिसाब से देखें तो संख्या के लिहाज से देखें, जाहिर सी बात है बीजेपी के पास दलों की संख्या ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन अगर उन दलों की हैसियत के हिसाब से देखें, उसका अध्ययन करें, तो जो विपक्ष वाला जो गठबंधन है यानी इंडिया गठबंधन है, उसमें बड़े और भारी भरकम दल उसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि जिनकी कई राज्यों में सरकार है या कई राज्यों में वो मुख्य विपक्षी दल हैं। और उसके अलावा कुछ छोटे दल उनके साथ भी है जिनकी कोई अभी भागीदारी किसी भी राज्य स्तर पर या लोकसभा स्तर पर या राज्यसभा स्तर पर नहीं है। और इसकी संख्या एनडीए में ज्यादा, बहुत छोटे छोटे दल है, कुछ जिनके नाम नए हैं या जिनको कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका एक छोटा छोटा वोट है, उनको साधने में बीजेपी ने कोशिश की है, एनडीए ने कोशिश की है, ताकि वो उनको वोट मिल सके, जो नुकसान कहीं इधर उधर होता है तो उसका वो क्षतिपूर्ति कर सके। बहरहाल इस पूरी कवायद का एक पक्ष ये भी है कि पहले बीजेपी छाती चौड़ा करके बोलती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये सच है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के हार के बाद जो बीजेपी का खेमा है या एनडीए खेमा है, उसमें कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हैं। जिस तरह से विपक्षी एकता की कहानी शुरू होने के बाद बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश की, उससे साफ है कि 2024 के मद्देनजर बीजेपी को अब गठबंधन की याद आ रही, यानी कि उसकी अपनी कमजोरियां हैं। वजह यह भी हो सकती है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में सबको खुश नहीं कह सकता है कि तमाम लोगों की नाराजगी भी होती है, तो वो उसका नुकसान बीजेपी को या एनडीए को हो सकता है। लिहाजा नए सिरे से एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश की गई है। साफ है कि एनडीए में हलचल है, विपक्ष में अब उस एकता होने के बाद या इंडिया गठबंधन बनने के बाद नया उत्साह है। और